नमस्कार, बड़ी खबर में आपका स्वागत है। उदयपुर हत्याकांड को लेकर के देश गुस्से में है। गुस्सा राजस्थान सरकार पर भी है और गुस्सा इस बात पर भी है कि किस तरीके से लोग अपने जघन्य अपराध करने में कामयाब हो रहे हैं। उदयपुर हत्याकांड को गृह मंत्रालय ने बहुत गंभीरता से लिया है और ये कहा है कि इसमें गहरी साजिश है, इसमें विदेशी लिंक है, इसे साधारण न समझा जाए। इसीलिए गृह मंत्री अमित शाह ने एनआईए के जांच के आदेश कर दिए हैं। आदेश होते ही एनआईए की टीम उदयपुर पहुंच चुकी है। एनआईए टीम के सदस्य और फॉरेंसिक टीम के सदस्य मिलकर के जांच कर रहे हैं। अब तक प्रथम दृष्टया यही पाया गया है कि पाक का जो आतंकी संगठन है दावते इस्लाम, जो दावते इस्लाम है, उसका ही इससे लिंक है और इस लिंक को और इस विदेशी कनेक्शन को जोड़ने का बराबर प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि ये घटना गंभीर नहीं है। इसकी बर्बरता का सबने विरोध ही नहीं किया है, कंडम ही नहीं किया है, बल्कि ये कहा है सीधे तौर पर कि दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए, जल्द मिलनी चाहिए। राजस्थान के तो एक मंत्री प्रताप सिंह ने यह तक कह दिया कि इनको ठोक देना चाहिए। कोई कहता है 6 दिन में ठोक देना चाहिए, कोई कह रहा है कि इनको फांसी पर लटका देना चाहिए। जो कन्हैया लाल के घर के लोग हैं वो भी ऐसी ही मांग कर रहे हैं और उनका ये तो कहना है कि इसमें 20-25 लोग और शामिल हैं। तो सवाल सीधा सीधा ये खड़ा हो रहा है कि इतनी बड़ी घटना और क्या हो गया। हालांकि देश के गुस्से को देखते हुए राजस्थान में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। उदयपुर के 6 स्थानों पर कर्फ्यू लगा दिया गया है। संचार के साधन बुरी तरीके से प्रभावित है और अपना यूपी भी अलर्ट मोड में है। हमारे पुलिस के अधिकारी लगातार स्थिति पर जो है जायजा ले रहे हैं और स्थिति को कंट्रोल करने में लगे हुए हैं। उसका एक कारण ये भी है कि विभिन्न संगठनों ने, जिसमें भारतीय जनता पार्टी भी है, ने राजस्थान के सीएम गहलोत के पुतले फूंकने का ऐलान किया और कई जगह पुतले फूंके भी गए और इस कारण भी कोई तनाव ना हो, कोई टकराव ना हो, इसलिए पुलिस पूरे अलर्ट मोड में है। लेकिन गुस्सा स्वाभाविक है और गुस्सा होना भी चाहिए कि ऐसी बर्बरता कैसे की गई। और अगर कुल मिलाकर के देखा जाए तो इसमें पुलिस की भी चूक होती है। अगर आप 11 तारीख और से 28 तारीख और बीच में 18 तारीख, ये सबका जरा कॉम्बिनेशन देखिए तो आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं बड़ी चूक हुई। एक पोस्ट होता है नुपुर शर्मा के समर्थन में और वो भी एक 8 साल का नाबालिग लड़का करता है, मतलब कन्हैया लाल का बेटा। और कैसे हो गया, क्या हो गया, वो एक दूसरी बात है।
ये जांच का विषय है। लोग कह रहे हैं कि 8 साल का बच्चा कैसे करेगा, वो कहाँ से पोस्ट डाल देगा। स्वाभाविक है कि कोई पोस्ट आई हो, उसे फॉरवर्ड कर दिया गया हो, दाब दिया गया हो, कुछ भी वायरल हुआ और उसके बाद से कन्हैया लाल को बराबर धमकियां दी जाने लगी। झुंड के झुंड दुकान पर आने लगे। लेकिन इसके पहले एक बात और हो गई। जब ये पोस्ट हुई कन्हैया लाल के मोबाइल से, तो नाजिम ने एक शिकायत दर्ज की पुलिस में। पुलिस ने कन्हैया लाल को गिरफ्तार भी किया। बाद में उसे जमानत पर छोड़ दिया गया और जब वो जमानत पर छूट के आया तब फिर लगातार धमकियां दी जाने लगी। 7 दिन तक उसने दुकान ही नहीं खोली और इसी बीच पुलिस भी, जो उसके काम करने का तरीका है, टालो, आगे बढ़ाओ, माथा पच्ची मत करो, तो वहां पर क्या हुआ कि पुलिस ने एक समझौता करा दिया। ठीक है, कोई बात नहीं। और उसी समझौते के साथ जो कन्हैया लाल को सुरक्षा व्यवस्था दी गई थी वो भी विड्रॉ कर ली गई और उसके बाद से उसको धमकियां दी जाने लगी और धमकियां देने के साथ में जो है उसकी बर्बरता के साथ हत्या कर दी गई। हालांकि समझौता कराने वाले जो एसआई थे उनको सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन ये अभी पर्याप्त नहीं है। एनआईए तह तक जाएगी और इस बात का प्रयास करेगी कि आखिर वास्तव में हुआ क्या है, क्योंकि गृह मंत्रालय इसे गहरी साजिश बता रहा है और विदेशी लिंक भी। आज ही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो थे वो राजस्थान की घटना पर बोल रहे थे। उन्होंने सीधे तौर पर कहा, और इतना ही नहीं, वहां के जो केंद्रीय मंत्री हैं गजेंद्र सिंह, उन्होंने भी यही बात कही। उन्होंने कहा इसमें सरकार की पूरी चूक रही, सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से नहीं दी गई और कहा ये एक आतंकी हमला है, इसमें दो राय नहीं है। तो अब ये आतंकी हमला भी है, सब कुछ है, तो ये चूक भी हुई है और इस चूक ने पूरे माहौल को खराब करके धर दिया है। लोगों में गुस्सा है। अब इसका निदान कैसे होगा? हालांकि देखा जाए तो राजस्थान सरकार का दावा है कि हमने दोनों ही जो गुनाहगार हैं उनको गिरफ्तार कर लिया, पकड़ लिया। कहते 5-6 लोगों को और गिरफ्तार किया गया है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। आज जब कन्हैया लाल का पोस्टमार्टम हुआ और पोस्टमार्टम में जो रिपोर्ट आई वो भी चौंकाने वाली थी। शरीर में 26 घाव मिले, 26, और सिर्फ गर्दन में 10 घाव मिले। जब रिपोर्ट को आप देखिए, और इसीलिए मृत्यु का कारण खून का बहना बताया गया है। इतना घाव हो गए, गर्दन में घाव हुए, इतना खून बह गया कि कन्हैया लाल की मौत हो गई। हालांकि उसके परिवार को राहत देने की बात की गई है, मुआवजे की भी बात की गई है, बेटों को नौकरी देने की भी बात की गई है, लेकिन इससे होगा क्या? लोग तो कह रहे हैं कि इससे होगा क्या। सच बात तो ये है कि ऐसा सबक अब सिखाया जाना चाहिए इन बर्बर लोगों को, इन बर्बरता करने वाले लोगों को, इन निर्मम हत्या करने वाले लोगों को, जो भविष्य में कोई ऐसा दुस्साहस न कर सके। मांग ये है, आज कन्हैया की जब अंतिम विदाई थी, उसकी जो शव यात्रा थी, भारी भीड़ उमड़ी। वहां पर भी फांसी दो, फांसी दो,
की ही आवाज गूंज रही थी और ये कहा जा रहा था कि इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। महिलाएं, बच्चे, पुरुष सब चीख चीख करके अपने गुस्से का इजहार कर रहे थे। निश्चित तौर पर उदयपुर हत्याकांड की एक बड़ी सघनता से जांच होनी ही चाहिए और जांच होने के साथ में ऐसा भविष्य के लिए भी कुछ नियम, कायदे, कानून बनाए जाने चाहिए कि जब ऐसे मामले प्रकाश में आए तो पुलिस तत्परता के साथ, गंभीरता के साथ कार्रवाई करे, क्योंकि ये मामला छोटा नहीं है। क्योंकि इसकी जो निशानेबाजी है, जो इसकी धमकाने की नीति है, वो कन्हैया तक सीमित नहीं है। उसने तो प्रधानमंत्री को भी अपने निशाने में लेने की बात कही है। हालांकि हमारे प्रधानमंत्री के साथ इस देश की 130 करोड़ जनता है। प्रधानमंत्री के साथ ये पूरा राष्ट्र खड़ा है, लेकिन ये जो अवांछनीय, अराजक, आतंकी जो तत्व हैं, इनकी जो घुड़कियां हैं, इनकी जो धमकियां हैं, इन पर न केवल गौर किया जाए बल्कि इनको कुचल दिया जाए, समय की यही एक बड़ी मांग है। हम लेते हैं यहां पर एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। महाराष्ट्र में राजनीतिक हलचल लगातार करवट ले रही है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने गुरुवार माने कल विशेष सत्र बुलाने का निर्देश जारी कर दिया। इससे गहमागहमी और बढ़ गई। एकनाथ शिंदे, जिन्होंने गुवाहाटी में डेरा डाल रखा है, उनके सभी लोग आज कामाख्या देवी मंदिर गए, दर्शन किए और उनका कहना है कि कल हम मुंबई लौट रहे हैं और विशेष सत्र में भाग लेंगे। राज्यपाल से मिलने वालों का तांता लगा हुआ है। कांग्रेस के लोग, बीजेपी के लोग लगातार मिल रहे हैं, लेकिन फ्लोर टेस्ट के खिलाफ उद्धव ठाकरे सुप्रीम कोर्ट चले गए। अब सुप्रीम कोर्ट में टेस्ट हो रहा है कि फ्लोर टेस्ट की क्या तकनीकी स्थिति है, संवैधानिक तौर पर क्या स्थितियां हैं, और सुप्रीम कोर्ट इस पर दिशा निर्देश जारी करेगा, जिसका सबको इंतजार है। क्या होगा? वैसे तैयारियां पूरी है, फ्लोर टेस्ट कराइए। बीजेपी तो कह रही है कि फ्लोर टेस्ट कराइए, हमारे पास वैसे ही इतने नंबर हैं कि हम उसमें जीत लेंगे। फ्लोर टेस्ट की मांग फडणवीस ने भी की है, मैंने बीजेपी ने भी की है। अब राज्यपाल का कहना यह है कि चूंकि काम बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा है, राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है, इसलिए जरूरी है कि विधानसभा का विशेष सत्र कल होना चाहिए। और यह भी कहा है कि फ्लोर टेस्ट सुबह 11 बजे से लेकर के और शाम को 5 बजे तक हो जाना चाहिए। यह भी बात उन्होंने साफ तौर पर कही कि इसमें भी कोई कमी नहीं होनी चाहिए। लेकिन उद्धव ठाकरे सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट का क्या दिशा निर्देश मिलता है, इस पर सारा दारोमदार रहेगा और देखना है कि कल फ्लोर टेस्ट होता है या नहीं, भाजपा की सरकार बनती है या नहीं, उद्धव ठाकरे रहते हैं या नहीं, या उसके पहले कोई ऐसा घटनाक्रम हो जाता है जिसका परिणाम कल देखने को मिलेगा। बहरहाल महाराष्ट्र की राजनीति में
कई अध्याय लगातार जोड़ते चले जा रहा है। एक नाथ शिंदे का दावा है हम बहुमत में हैं, कहते हैं कि एक विशेष विमान की व्यवस्था की गई है जो गुवाहाटी से सभी विधायकों को लेकर के गोवा के माध्यम से या गोवा के रास्ते से मुंबई आएगा, ये व्यवस्था की गई है। और एक नाथ शिंदे का यह भी दावा है कि हमारे साथ 50 विधायक हैं, 50, और हम इन 50 विधायकों के साथ सदन में पहुंचेंगे और जो महाविकास अघाड़ी है उससे हमने जैसा नाता तोड़ दिया है उसका बाकायदे प्रदर्शन करेंगे। एक नाथ शिंदे कह रहे हैं कि हमारे पास शिवसेना जिनकी संख्या 55 है उसमें से 2/3 सदस्य हमारे पास है, माने 39 सदस्य हैं। माने हमारे ऊपर कोई दल बदल कानून भी नहीं लग सकता। हालांकि उनके 12 सदस्यों को अयोग्य ठहराने का मामला डिप्टी स्पीकर के पास है, सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई तक के लिए रोक लगा दी है। ये भी बात सही है। अगर बात भी करें तो संकट में 55 जो शिवसेना के हैं उनमें 2 लोग जेल में हैं, उनको जेल में है, और 2 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं, माने उनकी संख्या सिर्फ 51 है। तो इस तरीके से देखा जाए तो जो गणित लगाई जा रही है उस गणित के हिसाब से बीजेपी का दावा है कि हमारे पास नंबर पर्याप्त है, हम फ्लोर टेस्ट में सही साबित होंगे, फ्लोर टेस्ट में हम पास होंगे और हम सरकार भी अपनी बनाएंगे। सरकार का भी बाकायदे खाका तैयार कर लिया गया। आइए इस समय उत्तर प्रदेश की बात कर लें। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ और रामपुर के चुनाव जीतने से उत्साहित होकर के अब 2024 में 80 में से 75 सीटों को जीतने का लक्ष्य तैयार किया है। और इसके लिए आज बाकायदे लखनऊ में महामंथन हुआ। इस महामंथन में संगठन के लोग थे, आला कमान के लोग थे, भारतीय जनता युवा मोर्चा के लोग थे, विभिन्न संगठनों के लोग थे। और ये कहा गया कि जो 14 हारी हुई सीटें हैं उनको कैसे जीता जाए। दरअसल जो 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें बीजेपी को 64 सीटें मिली थी, माने 16 सीटें हारी थी। लेकिन उन 16 सीटों में से 2 सीटें आजमगढ़ और रामपुर अभी बाई इलेक्शन में बीजेपी ने जीत ली है। तो अब उसके पास 14 हारी हुई सीटें, जिसमें 1 सीट रायबरेली की है, कांग्रेस की है, सोनिया गांधी की। 3 सीटें मुरादाबाद, संभल, मैनपुरी सपा की है और वो उनके पास है। माने 1 सीट कांग्रेस के पास, 3 सपा के पास और 10 सीटें, मतलब 4 तो ये हो गई, और 10 सीटें जो है बसपा के पास है। इस तरीके का 14 का आंकड़ा होता है। और जो बसपा के बाद जो सीटें हैं वो सामान्यतः पूर्वोत्तर और पश्चिम, माने पूर्व के जो पूर्वांचल है जिसे यूपी का पूर्वोत्तर बोलते हैं वहां की है, और पश्चिम में अब जैसे पश्चिम की जो है सहारनपुर सीट है उसमें अपना स्थान रखती है, बिजनौर सीट रखती है। लेकिन इधर जो सीटें हैं अंबेडकर नगर है और जो ये लालगंज है, ये कुछ सीटें ऐसी हैं, 10 सीटें जो बीएसपी का। अब इस बात का मंथन हो रहा है
कि ये जो 14 सीटें इनको कैसे जीता जाए, इनमें कौन सी गणित लागू हुई है, कौन सा आधार ऐसा हुआ है जो बीजेपी के लिए कमजोर, उसको दूर किया जाए। तो प्रथम दृष्टया तो यह कहा गया है कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो जो सबसे कमजोर 100 बूथ है उनको मजबूत करें। मैंने आंकड़ों में देखे कि कौन से 100 बूथ ऐसे हैं जहां पर बीजेपी की हार हुई है, और वो जाने कि वहां हार क्यों हुई है, जात के आधार पर हुई है कि राजनीतिक आधार पर है, और उसको दूर करें। इसी प्रकार से विधायक 25 बूथ जो कमजोर है उनका आंकड़ा एकत्र करें, और वहां पर जाकर के उनको देखें कि ये इन जो 25 बूथ पे उनमें हम क्यों हारे थे, कौन सी ऐसी कमी रह गई थी, और उनको चाहिए कि वो 25 बूथ विधायक मजबूत करें, 100 बूथ सांसद मजबूत करें। ये प्रथम दृष्टया सामने आ गया। हालांकि ये 100 बूथ की बात पहले भी हो चुकी है, लेकिन आज इस पर मंथन हुआ और ये कहा गया 2024 में बीजेपी को 80 सीटें जीतनी है, एक भी सीट किसी के पास न जाए। हालांकि अंदरूनी तौर पर जो सूत्र बताते हैं उसके अनुसार बीजेपी ने 2024 के लिए 80 में से 75 सीट जीतने का लक्ष्य बनाया है, और इस लक्ष्य को पूरा करने में अभी से वो जुट गई है, और उसकी निगाहें उन 14 हारी हुई सीटों पर है जहां पर कांग्रेस, सपा और बसपा ने सफलता हासिल की है। अब बीजेपी इनको कैसे छीनती है ये देखने की बात है। देखते रहिए बड़ी खबर। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News।